and welcome to Serious Economics. Now we are going to discuss purchasing power parity, which is PPP. Okay, so PPP theory क्या कहती है कि PPP theory के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट कंट्री का प्राइस लेवल को इक्वलाइज करते हैं. ठीक है, पीपीपी जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी क्या कहती है कि एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो कंट्रीज के प्राइस लेवल को इक्वलाइज करते हैं. इन सिंपल वर्ड हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक करेंसी की वैल्यू उस कंट्री की परचेजिंग पावर पे डिपेंड करती है. ठीक है, अच्छा अब देखते हैं मीनिंग ऑफ परचेजिंग पावर. मतलब परचेजिंग पावर का मतलब क्या है. तो एक करेंसी से कितना गुड सर्विसेज खरीदा जा सकता है, ये एक बेसिक मतलब हो गया इसका. टाइप्स देखा जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी के जो है वो एक तो होता है एब्सोल्यूट पीपीपी. ठीक है, तो एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है कि एक्सचेंज रेट इक्वल रेशियो ऑफ प्राइस लेवल. ठीक है, एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर मतलब कि एक्सचेंज रेट जो दोनों कंट्रीज के प्राइस लेवल के रेशियो के इक्वल होना चाहिए. एक्सचेंज रेट दोनों कंट्रीज के प्राइस लेवल के रेशियो के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, अच्छा और फिर क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि रिलेटिव परचेजिंग पावर की पैरिटी क्या है. तो रिलेटिव परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट चेंजेस इक्वल इन्फ्लेशन डिफरेंशियल. ठीक है, एक्सचेंज रेट जो है चेंजेस इक्वल इन्फ्लेशन डिफरेंशियल जो है ये रिलेटिव परचेजिंग पावर है. ठीक है, बेसिस जो है कंपेयरिंग का वो क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड अक्रॉस कंट्री. लिविंग स्टैंडर्ड जो है एक बेसिस है कंपैरिजन का. ठीक है, देन अब देखते हैं हम पीपीपी थ्योरी के बारे में हम समझ चुके हैं. अब हम एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी का एक एग्जांपल से समझते हैं. तो सपोज क्या कहते हैं, इंडिया में बास्केट ऑफ गुड जो है वो कितना है, 100 है. ठीक है, और यूएसए में जो सेम बास्केट है वो कितना है, $2 है. ठीक है, तो परचेजिंग पावर एक्सचेंज रेट जो होगा वो क्या होगा, ₹50 पर डॉलर होगा, है ना, कि $2 जो है यूएसए में है और 100 जो है इंडिया में है. तो एक्सचेंज रेट क्या आ जाएगा, 50 पर डॉलर. ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है कि इन प्रैक्टिस एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी रेयरली होल्ड बिकॉज नॉन ट्रेडेबल गुड हेयर कट हाउसिंग आर चीपर इन डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, मतलब देखो एक प्रॉब्लम है एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी के साथ कि ये रियल वर्ल्ड में जो है एब्सोल्यूट पीपी जो है रेयरली परफेक्टली होल्ड करता है. क्यों, बिकॉज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से, टैरिफ की वजह से, नॉन ट्रेडेबल गुड की वजह से, ये सारी चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं इसकी वजह से एब्सोल्यूट पीपी जो है रेयरली है कि परफेक्टली होल्ड करता है रियल वर्ल्ड में. ठीक है, अच्छा अब नॉन ट्रेडेबल गुड का एग्जांपल लें तो हेयर कट हुआ, हाउसिंग हुआ, लोकल सर्विसेज हुआ. ये कंट्रीज के बीच इजिली ट्रेड नहीं होते हैं. डेवलपिंग कंट्रीज में ये जनरली चीपर होते हैं. ठीक है, इसे जो है बालसा सैमुअल्सन इफेक्ट भी कहते हैं. मतलब बालसा सैमुअल्सन इफेक्ट में क्या कहना था उनका कि डेवलपिंग कंट्रीज में सर्विसेज और नॉन ट्रेडेबल गुड क्या होते हैं, चीप होते हैं. इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट जो है मार्केट एक्सचेंज रेट से डिफरेंट होता है. ठीक है, इसीलिए जो परचेजिंग पावर पीपीई एक्सचेंज रेट है मार्केट एक्सचेंज रेट से डिफरेंट होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेटिव पीपीई की. ठीक है, अभी हमने ओवरऑल क्या देखा, एब्सोल्यूट के बारे में. एब्सोल्यूट मतलब क्या समझा हमने कि एक्सचेंज रेट जो दोनों कंट्रीज के प्राइस लेवल के रेशियो के इक्वल होना चाहिए उसे एब्सोल्यूट पीपीपी कहेंगे. ठीक है, एग्जांपल हमने इंडिया एंड यूएस का लेके देखा. प्रॉब्लम क्या देखा एब्सोल्यूट के साथ कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, टैरिफ, नॉन ट्रेडेबल गुड जो है वो एग्जिस्ट करता है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ये रियल लाइफ में नहीं होता है. ठीक है, फिर हमने नॉन ट्रेडेबल गुड समझे कि क्या होता है. एग्जांपल में हेयर कट, हाउसिंग या लोकल सर्विस, ये सारे नॉन ट्रेडेबल गुड है. बालसा सैमुअल्सन इफेक्ट समझा कि डेवलपिंग कंट्रीज में सर्विसेज और नॉन ट्रेडेबल चीप होते हैं. ठीक है, इसलिए पीपी एक्सचेंज रेट मार्केट एक्सचेंज रेट से डिफरेंट होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेटिव पीपी की. रिलेटिव पीपी मतलब कि रिलेटिव पीपी के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट चेंजेस इन्फ्लेशन डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग होते हैं. ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या दे रहा है रिलेटिव पीपी का, तो परसेंटेज चेंज इन ई इक्वल टू पाई डोमेस्टिक माइनस पाई फॉरेन. ठीक है, ये है रिलेटिव पीपी का फॉर्मूला. ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम कि वाई रिलेटिव पीपी जो है बेटर है एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी से. तो रिलेटिव पीपी जो है लॉन्ग रन में ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है बिकॉज एक्सचेंज रेट जो होता है इन्फ्लेशन डिफरेंस को ग्रेजुअली एडजस्ट करते हैं इसमें. ठीक है, इस वजह से इसको ज्यादा अच्छा माना जाता है. ठीक है, अगर हम बात करें पीपी एंड जीडीपी के कंपैरिजन को,
तो पीपी एंड जीडीपी के कंपैरिजन के बारे में बात करें तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है पीपी एक्सचेंज रेट यूज करते हैं और कंट्रीज का जो जीडीपी है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, पीपी एक्सचेंज रेट यूज करते हैं किस लिए, कंट्रीज का जीडीपी कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया में सर्विस जो है चीपर है, सर्विसेज नॉन ट्रेडेबल भी चीपर है, इसलिए इंडिया का जीडीपी एट पीपी जो है मार्केट एक्सचेंज रेट से जीडीपी से लार्जर होता है। क्या है, इंडिया की जीडीपी एट पीपी मार्केट एक्सचेंज रेट से जीडीपी से लार्जर होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलता है कि इंडिया पीपी टर्म्स में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट मार्केट एक्सचेंज रेट में लोअर रैंक होती है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल क्विक रिवीजन करें तो एब्सोल्यूट पीपी क्या है कि एक्सचेंज रेट जिसमें इक्वल हो प्राइस लेवल रेशियो के, रिलेटिव पीपी क्या है कि एक्सचेंज रेट चेंज जो है इक्वल हो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल के, ठीक है। तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन पीपीई टर्म, बट फिफ्थ लार्जेस्ट है किसमें, मार्केट एक्सचेंज रेट में। समझ आ गया परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लॉक 10 की, जो कि है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ एंड अदर्स, ठीक है। आईएमएफ की इस पूरे ब्लॉक 10 की थीम क्या होगी, तो वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है क्रिएट की गई थी ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस अवॉइड हो, प्रोटेक्शनिज्म रिड्यूस हो, स्टेबल इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस जो है मेंटेन हो। इस वजह से जो है ये क्या कहते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए, ठीक है। आईएमएफ की बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसका कोर आइडिया ये है कि आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है, प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये बीओपी प्रॉब्लम वाली कंट्रीज को फाइनेंशियली असिस्टेंस देता है, ठीक है। आईएमएफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट कहाँ से हुआ है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944, और ऑपरेशन कब से इसका स्टार्ट हुआ, 1945 से, ठीक है। ऑपरेशन स्टार्ट इन 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है आईएमएफ का, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव आईएमएफ के क्रिएशन का क्या था कि एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखे, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन बिठा के रखे, इंटरनेशनल ट्रेड ग्रोथ में हेल्प करे एंड बीओपी को सपोर्ट करे, ठीक है। आईएमएफ के मेन फंक्शन क्या क्या है, तो सर्विलांस इसका एक फंक्शन है, ठीक है। दूसरा की फंक्शंस में देखेंगे सर्विलांस है, ठीक है। सर्विलांस मतलब आईएमएफ मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमी पॉलिसी को मॉनिटर करता है थ्रू आर्टिकल 4 कंसल्टेंट्स रिपोर्ट लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। इन टूल्स की से जो है सर्विलांस रखता है अपने आईएमएफ मेंबर्स पे, ठीक है। उनकी इकोनॉमी पॉलिसीज को मॉनिटर करता है। पहला की फंक्शन हो गया सर्विलांस, और किस तरह से टूल कौन से यूज करता है, आर्टिकल 4 का एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स का, ठीक है, जो पब्लिश करता है आईएमएफ। देन अब हम बात करते हैं लैंडिंग। दूसरा लैंडिंग फंक्शन क्या है आईएमएफ का, तो कंट्रीज को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन देता है, स्पेशली बीओपी क्राइसिस के टाइम में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट आईएमएफ फैसिलिटीज की, तो पहला है स्टैंड बाई अरेंजमेंट, ठीक है। स्टैंड बाई अरेंजमेंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, पीआरजीटी फॉर लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। मतलब एसबीए स्टैंड बाई अरेंजमेंट जो है शॉर्ट टर्म सपोर्ट देता है, ईपीएफ मतलब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के लिए, एफसीएल मतलब फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज के लिए प्रिकॉशनरी सपोर्ट देता है, ठीक है। पीआरजीटी मतलब पुअर कंट्रीज के लिए कंसेशनल लोन, ठीक है। और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा फंक्शन कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। अब तक हमने क्या बात किया, सर्विलांस इसका है, दूसरा लैंडिंग फंक्शन है। लैंडिंग फंक्शन में हमने देखा डिफरेंट ये कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ये लोन प्रोवाइड करता है अलग अलग जो है यूज करके, एसबीए अरेंजमेंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये सारी पॉलिसीज का यूज करके लो इनकम कंट्रीज को क्या करता है, मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर तीसरा हम देखेंगे तो कैपेसिटी बिल्डिंग इसका फंक्शन है, तो टेक्निकल असिस्टेंस इन फिजिकल, मॉनेटरी एंड स्टैटिस्टिकल एरियाज, ठीक है। तो आईएमएफ जो है टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है किन एरियाज पे, फिजिकल, मॉनेटरी एंड स्टैटिस्टिक एरियाज पे, ठीक है। दूसरा अब गवर्नेंस की बात करें आईएमएफ की, तो वोटिंग पावर जो है कोटा बेस पे होती है, लार्जर इकोनॉमी को मोर वोटिंग पावर होती है। यूएसए का रोल क्या है, लार्जेस्ट कोटा शेयर है यूएसए के पास, अप्रॉक्स 17.4% के करीब, ठीक, अप्रॉक्स मतलब 17% है, ठीक है। मेजर डिसीजन के लिए इसीलिए यूएसए जो है इफेक्टिवली वीटो पावर होल्ड करता है आईएमएफ में, ठीक है।
इंडिया एंड आईएमएफ की बात करें तो इंडिया और आईएमएफ, इंडिया जो है आईएमएफ का मेंबर है। 1991 बीओपी क्राइसिस में इंडिया ने आईएमएफ से असिस्टेंट ली थी, गोल्ड प्लेज किया था एंड एसडीआर क्रेडिट रिसीव किया। ठीक है, इसमें हम बात करें और एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होता है कि आईएमएफ जो है क्रिएटेड रिजर्व एसेट, आईएमएफ का क्रिएटेड रिजर्व एसेट है। जैसे सेंट्रल बैंक का होता है वैसे आईएमएफ जो है अपना रिजर्व एसेट्स क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं एसडीआर, जिस जो बेस्ड है बास्केट ऑफ करेंसीज पे। कौन कौन सी करेंसी, तो यूएस डॉलर आती है, यूरो आती है, यूरो आता है, येन है इसमें बास्केट ऑफ करेंसीज में, पाउंड है एंड युआन है। ठीक है, तो ये सारी जो करेंसीज हैं वो एसडीआर में आती हैं। ठीक है, यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और युआन। ठीक है, आईएमएफ जो है बेसिकली बीओपी सपोर्ट प्लस एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए बना था, प्रोवाइड करता है लोन ड्यूरिंग क्राइसिस, सर्विलांस, लेंडिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है एंड वोटिंग पावर जो है इसमें कोटा बेस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करता है। फोकस इसका पॉवर्टी रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे था। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट जो है इसका ब्रिटेन वुड से ही इसका भी हुआ है, 1944 में जो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट है उससे ही हुआ है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, मेन इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड बैंक के हैं कौन कौन से हैं, तो पहला तो है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका फुल फॉर्म तो हमने देख लिया कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है लेकिन मिडिल इनकम कंट्रीज को। ठीक है, एट नियर मार्केट रेट। ठीक है, मार्केट रेट पे जो है मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है आईबीआरडी। ठीक है, ये मेन इंस्टीट्यूशंस में आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक, दूसरा जो बात करें तो इंडिया जो है आईबीआरडी का लार्जेस्ट बोरोवर्स है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आईडीए का, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। तो इसका इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है चीप लोन एंड ग्रांट टू पुअरेस्ट कंट्रीज। ये पुअरेस्ट कंट्रीज को देता है चीप लोन। ठीक है, बिलो इनकम थ्रेशोल्ड। ठीक है, इंडिया जो है वाज एन आईडीए बोरोवर अंटिल 2014, 2014 तक जो है हम आईडीए बोरोवर थे। देन ग्रेजुएटेड ड्यू टू राइजिंग इनकम, हम फिर बढ़ गए, राइजिंग इनकम होने के कारण हम चले गए आईबीआरडी में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आईएफसी की। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन मेन है। तो इसका जो काम होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, तो सपोर्ट करना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, देन आता है मीगा। मीगा जो है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, और ये जो है प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल रिस्क है तो फॉरेन इन्वेस्टर को ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है गारंटी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आईसीएसआईडी, मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसका फुल फॉर्म है। ये जो है हैंडल करता है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में समझे तो इंडिया जो है मेजर बोरोवर है। फंड यूज कौन कौन सा फंड यूज फॉर, जो वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है पैसा उसका फंड कहाँ यूज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड क्लाइमेट प्रोजेक्ट पे। ठीक है, गवर्नेंस की बात करें तो ट्रेडिशनली वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अमेरिकन होता था, करंटली जो है मेंशन किया गया है अजय बांगा। ठीक है, करंटली जो है अजय बांगा जो कि इंडियन अमेरिकन है, फर्स्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, वोटिंग जो है वो शेयर बेस पे होता है, यूएसए का जो है 15.5% है इसमें वोटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि रिप्लेस करके बना था जीएटीटी को 1995 में। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ ने जीएटीटी को रिप्लेस किया और ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करता है अब ये। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट इसका जनवरी 1 1995 में हुआ था, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। मेन फंक्शन डब्ल्यूटीओ का एडमिनिस्ट्रेट ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड नेगोशिएशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। ठीक है, ये सारा जो है मेन फंक्शन है इसका। डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स की बात करें तो कौन कौन सा है, तो पहला तो जीएटीटी गेट हो गया, गुड्स फॉर ट्रेड, गुड्स ट्रेड। दूसरा जो होगा जीएटीएस, गुड्स सर्विस ट्रेड के लिए। एंड थर्ड जो है ट्रिप्स होगा, ट्रिप्स जो किसके लिए यूज होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए, जिसमें हम पेटेंट और कॉपीराइट की बात करते हैं। ठीक है, एंड चौथा जो होगा वो क्या होगा, टीबीटी। टीबीटी क्या है, टेक्निकल स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है,
चौथा जो है TBT होगा, टेक्निकल स्टैंडर्ड के लिए। पांचवा जो है SPS होगा, फूड सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो है एग्रीमेंट्स हैं WTO के। WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह भी काम करती है। कंट्रीज जो है ट्रेड डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, एंड उसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का डिसीजन होगा वो बाइंडिंग डिसीजन देता है, ठीक है। इंडिया एंड WTO की बात करें तो इंडिया जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट है यहाँ पे। एग्जांपल US जो है स्टील टैरिफ चैलेंज किया था इंडिया ने। यूरोपियन यूनियन का शुगर सब्सिडीज भी चैलेंज की थी, ठीक है। इंडिया खुद भी एग्रीकल्चर सब्सिडीज इशू पे चैलेंज हुआ है, ठीक है। तो ये सारा इशू जो है WTO और इंडिया का चलता रहता है। दोहा राउंड इशू की बात करें तो इंडिया जो है फूड सिक्योरिटी कंसर्न रेज करता रहा, और दोहा नेगोशिएशन लार्जली जो है स्टॉल्ड है, ठीक। तो समझ गए हम WTO के बारे में, ठीक है। हमने वर्ल्ड बैंक में जो देखा था, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन देखे थे, एक बार इसको भी देख लेते हैं वापस से। तो IBRD, फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन है, IDA, देन और तीसरा कौन सा इंस्टीट्यूशन है IDA के बाद, IFC, देन मीगा के बाद ICSID, ठीक है। बस हो गया। अब बात करते हैं अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जिसमें आता है अंकटाड, ठीक है। अंकटाड का क्या फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि 1964 में फॉर्मेट हुआ था, ठीक है। और इसका फोकस क्या था, ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इसका मेन फोकस था। फंक्शन क्या था कि बेटर ट्रेड टर्म्स फॉर डेवलपिंग नेशन, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है ये, ठीक है। ये था अंकटाड का काम, ठीक है। जिनेवा बेस्ड इसका हेडक्वार्टर है। फोकस हमने देख लिया ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे, डेवलपिंग कंट्रीज के, ठीक है। ओरिजिनेटेड प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस डिबेट, ठीक है, इसने ओरिजिनेट किया था अंकटाड ने प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस के डिबेट को। पब्लिश करता है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एडवोकेट करता है फॉर बेटर टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ओवरऑल अंकटाड जो है डेवलपिंग कंट्रीज के बेटरमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। देन अदर इंस्टीट्यूशन में BIS की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक्स। अंकटाड क्या था, डेवलपमेंट फोकस था। BIS जो है सेंट्रल बैंक्स की तरह, बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि 1930 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये एक्ट करता है बैंक्स फॉर सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। सेट इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड सेट करता है। बेसल अकॉर्ड से लेके जितने भी बेसल थर्ड जो अभी चल रहा है, बेसल 1 2 3, सब BIS के थ्रू ही जो है, ये BIS ही स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, तो इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड सेट करता है, एग्जांपल बेसल्स नॉर्म, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट हम किस चीज की, FSB की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, होस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। अच्छा, BIS जो है वो होस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड भी। अब बात करते हैं रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में। तो एक तो है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनेलिया में है, लेंड्स टू एशिया पैसिफिक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो मनीला में है, एंड प्रोवाइड करता है लोन्स फॉर एशिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट, एशिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है, और इंडिया इसमें जो है मेजर बोरोवर है, ठीक है। फिर बात करते हैं AFDB, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जो है अफ्रीकन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए फोकस करता है। देन IDB, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, लैटिन अमेरिकन डेवलपमेंट पे फोकस करता है, ठीक है। देन AIIB, मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, 2016 में बना था, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइनीज इनिशिएटिव है। इंडिया जो है इसमें सेकंड शेयर होल्डर है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर 7.7% का, और ये किस लिए पैसा लैंड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। इसका मेन फंक्शन जो है क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करना। इंडिया भी जो है मेजर शेयर होल्डर। अब G20 फोरम की बात करें तो G20 फोरम ऑफ 20 मेजर इकोनॉमी है, ठीक है। इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी 2023 में चेयर की थी, ठीक है। ये जो है नॉट एन इंस्टीट्यूशन बट कोऑर्डिनेट ग्लोबल इकोनॉमी पॉलिसी, ठीक है। G20 जो है मेजर ग्रुप ऑफ 20 मेजर इकोनॉमीज का है, कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बट ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इशूज क्या क्या डिस्कस करता है ये, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, क्लाइमेट फाइनेंस को, क्रिप्टो रेगुलेशन को, एंड ग्लोबल ग्रोथ को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक्स जो है क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है,
ब्रिक्स जो है कंट्रीज का डेवलपमेंट बैंक है, फोकस किस पे करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकल करेंसी लैंडिंग पे, ठीक है। तो डेवलपमेंट बैंक फॉर ब्रिक्स नेशन, इंडिया जो है को फाउंडर है। लैंड इन लोकल करेंसी, इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग डॉलर डिपेंडेंस, ठीक है, डॉलर डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देख चुके हैं आईएमएफ का एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट वगैरह, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या क्या हमने ओवरऑल पढ़ा है अब तक, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। दैट इज ब्लॉक 11, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक का जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने अब तक पूरा इंटरनेशनल इकोनॉमी में पढ़ा है, तो वहां से लेके अब तक जितना पढ़ा है वो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो कंपैरेटिव एडवांटेज एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इसमें क्या है कि गिवन ए प्रोडक्शन टेबल, ठीक है, यूनिट पर और कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच गुड कंट्री, कंट्री विथ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैज ए कंपैरेटिव, इसको हम दूसरे वीडियो में करते हैं ओवरऑल समरी।